मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हमने पिछली वीडियो में कुछ सेल के कंपोनेंट्स और सेल डिवीज़न के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। और ये जो वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र। हमें इस वीडियो में पढ़ना है परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे। जो ये सिस्टम वर्ड आप देख रहे हैं, हमने जब कोशिका आपको पढ़ाना शुरू किया था, सेल आपको जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, तो उस समय हमने बताया था आपको कि शरीर की जो सबसे पहले जो संरचना बनती है, या फिर जो शरीर में सबसे पहले जो चीज़ बनती है, वो बनती है सेल। अब सेल अपने आप को डिवाइड करके कई सारी सेल्स बना लेती है, जिससे अब कई सारी सेल्स मिलकर के बनाती हैं टिश्यू। टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके तब क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक ऑर्गन सिस्टम की हम चर्चा करेंगे, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन में सहायता प्रदान करते हों, या फिर सर्कुलेशन में उनका उपयोग होता है, हम उन्हें ही, उन ऑर्गन का जो ग्रुप है या फिर उनको हम एक साथ बोलेंगे कि वो सभी क्या हैं, तो वो सभी आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जो शब्द है, इसके बारे में हमने जाना। अब आपको एक और चीज़ पता होगी कि जैसे कोई भी जीव जंतु है या फिर कोई भी पादप है, उसके जो शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका से होकर के होता है। और कोशिका में उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, मतलब उत्तरजीविता के लिए, उसके वृद्धि विकास के लिए, या फिर उसके काम करने के लिए उसे ऊर्जा भी चाहिए होती है। ऊर्जा के साथ साथ उसे क्या क्या चाहिए होता है, उसे पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है, किसको? कोशिका को, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल्स लेते हैं, तो हमारे विभिन्न अंगों से वो डाइजेस्ट होते हुए, पचते हुए, उसका पाचन होते हुए, उसमें से जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, वो सभी हमारे ऑर्गन्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। और कुछ उसमें वेस्टेज भी निकलता है, ठीक है। तो उसको ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर के जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं या फिर जो वेस्टेज होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, तो उसके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है या फिर ऑक्सीजन है, पानी है, इनका जो शरीर का जो संचरण है, मतलब अब ये किसी ऑर्गन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए गए। अब उस ऑर्गन के द्वारा ऑब्जर्व तो किए गए, लेकिन बाकी सभी जगहों पे जो सेल्स हैं, जैसे दिमाग की कुछ सेल्स हैं, आपके मसल्स की जो हाथ में है और पैर में, ठीक है, तो यहाँ की जो सेल्स हैं, अब उन लोगों तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी एक ऑर्गन की जरूरत होती है, ठीक है। किसी न किसी ऑर्गन या फिर किसी न किसी सेल की जरूरत होती है, जो शरीर के एक भाग से पोषक तत्वों को लेकर के दूसरे भाग तक पहुंचा दे, ठीक है। तो अब जब किसी जो जैविक क्रिया हो रही है हमारे अंदर, ये क्या, कौन सी जैविक क्रिया, कि शरीर के एक भाग से पोषक तत्वों को लेकर के दूसरे भाग तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है? सर्कुलेशन कहलाती है। इसी को हम परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। अब परिसंचरण कहते हैं इसे। और अब हम आगे देख लेते हैं मानव परिसंचरण
तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र मतलब मानव में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पानी ऑक्सीजन है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक, एक अंग से दूसरे अंग तक मतलब किस विधि के द्वारा या फिर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है, ये हम इसमें समझेंगे। अब मानव परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने खोज की थी, ठीक है। अब आगे हमें जानना है कि ये जो परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत क्या क्या टिश्यूज आते हैं या फिर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लड जो कि एक तरल पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, और ये तरल चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ये परिक्रमा करता रहता है। क्या क्या लेकर के? तो कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स भी होते हैं इसके पास, कुछ लाभदायक भी तत्व पाए जाते हैं इसके पास, ठीक है। तो सारी चीजों को ये लेकर के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक न्यूट्रिशन को ले जाता है, वहां से हार्मफुल जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के वापस आता है, ताकि उस अंग तक पहुंचाया जा सके जहां से उसका निष्कासन किया जा सके, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है? रुधिर वाहिकाएं इसे बोलते हैं, रुधिर नलिकाएं बोलते हैं इसे। रुधिर वाहिकाओं का काम क्या होता है कि जो ये ब्लड है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैसे जाता है, वो किसी न किसी वाहिका के थ्रू जाता है, किसी न किसी नलिका के थ्रू जाता है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है हार्ट, इसके बाद है हार्ट। अब हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब ये जो आपको दिखा जो लिक्विड फॉर्म में होता है ब्लड हमारा, तो जो हार्ट क्या करता है? ये पंप करता है, मतलब इतना प्रेशर देता है ब्लड को ताकि ये रुधिर वाहिकाओं से होकर के उस ऑर्गन तक जा सके जहां की सेल्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो हार्ट है, हृदय है, ये एक पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है इसे, और ये क्या करता है? तो एक दाब देता है, मतलब एक प्रेशर बनाता है जिससे कि ये पंप करता है, जिससे कि ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। इसके बाद कुछ लसिकाएं भी होती हैं, कुछ लसिकाएं भी होती हैं। लसिकाएं क्या होती हैं? तो लसिकाएं क्या करते हैं? ब्लड वेसल से वो न्यूट्रिशन लेकर के सेल्स के पास जाती हैं, और मतलब हार्ट ने पंप किया ब्लड को, अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब रुधिर वाहिकाओं के थ्रू ये एक अंग से दूसरे अंग तक जाएगा, लेकिन उस अंग तक ब्लड पहुंचा और उस अंग की सेल के पास ब्लड को या फिर जो न्यूट्रिशन है उसको ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो लसिकाएं की, ठीक है। तो ये पांचों ऑर्गन्स या फिर जो पांचों टिश्यूज आपको दिख रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए अब ब्लड के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं ब्लड के बारे में, जिसमें हम ह्यूमन ब्लड के बारे में जानकारी लेंगे। ह्यूमन ब्लड, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इसमें, ठीक है। हमें जानना है मानव रुधिर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये जानकारी हमें लेना होगा कि ये जो ब्लड है ये एक है कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसे हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड ही है जो कि हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ करके रखता है, मतलब ये सभी ऑर्गन को
आपस में जोड़ करके रखता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जान लेते हैं क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी जान लेते हैं कि मानव में इसकी मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो पूरे बॉडी वेट का मतलब पूरे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% जो स्थान घेरता है वो कौन घेरता है, तो ब्लड। मतलब पूरे बॉडी वेट का 7% या फिर 8% ये स्थान कौन लेता है, तो ये ब्लड लेता है। ठीक है, या फिर ऐसे अगर बात करें तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मेल में कितना ब्लड पाया जाता है और फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है, ठीक है, तो हमें बताना होगा कि मेल में लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अब ये फीमेल में ब्लड की मात्रा क्यों कम होती है, तो इसलिए कम होती है क्योंकि फीमेल में आरबीसी कम पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स कम होती हैं उसमें। ठीक है, अब इसके बाद आगे जान लेते हैं कि इसका मापन कैसे किया जाता है। इसका मापन कैसे किया जाता है, मेजरमेंट। हमारे शरीर में जब इसकी मापन की जाएगी तो किस टूल के द्वारा या फिर किस माध्यम से इसको मापन करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से ब्लड का मापन किया जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, मतलब आपने बता दिया कि सर ब्लड का जो मेजरमेंट होता है वो हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर से। इससे क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है रक्तचाप। ठीक है, अब आगे ब्लड से जुड़ी एक और जानकारी है कि इसका कलर कैसा होता है। हमें ये जानना है कि ब्लड का कलर कैसा होता है। ब्लड का कलर होता है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर, क्योंकि इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। और लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होते हैं, तो उसमें होता है हीमोग्लोबिन, उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और ध्यान दीजिएगा, साइंस में आपको कहीं भी कलर कोई अगर मिलता है तो वो किसी न किसी कलरिंग पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, और कलरिंग पिगमेंट के कारण होता है जिससे कि उसको एक कलर मिलता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है, उसका कलर लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। अगर इसमें देखें तो हीमो का मतलब होता है फेरस, Fe, फेरस का मतलब लोहा, फेरस का मतलब क्या होता है, लोहा। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, और हीमो क्या है, तो ये आयरन है, आयरन, फेरस है आयरन। ठीक है, अब इसमें अगर इसकी मात्रा देखें, जो हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा अधिक है किसकी कम है, तो 5% आपको उसमें आयरन की मात्रा मिलती है और 95% आपको उसमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे कि आप बता सकते हैं कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो ब्लड कलर है, कॉकरोच में जो खून पाया जाता है, जो रुधिर पाया जाता है, उसके रुधिर का कलर कैसा होता है, तो उसके रुधिर का कलर होता है सफेद। और किस पिगमेंट के कारण होता है, तो वो पाया जाता है हीमोलिम्फ
पिगमेंट के कारण, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिम्फ का मतलब क्या होता है, तो इसमें लिम्फ का मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, और इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्टोपस का कलर, ऑक्टोपस में जो ब्लड पाया जाता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका ब्लू कलर होता है। मतलब ऑक्टोपस में नीला खून पाया जाता है, और नीला खून किस पिगमेंट के कारण पाया जाता है, तो ऑक्टोपस में जो खून पाया जाता है वो नीले कलर का पाया जाता है। और नीला कलर किस कारण होता है, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, इसमें साइनिन का मतलब होता है ब्लू कलर। ठीक है, अब एक और जानकारी है इसमें कि इसका पीएच मान कितना होता है। हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो जो मानव का रुधिर है इसका पीएच मान होता है 7.4। ये होता है क्षारीय, 7.4 ये क्षारीय होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये पीएच मान क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी सॉल्यूशन में यदि आपको पता करना है कि उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है या फिर हाइड्रोजन की पावर कितनी है, तो उसके लिए हम पीएच मान या फिर पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक इस प्रकार का स्केल होता है जिसमें 0 से 7 और 7 से 14 तक बना रहता है। ठीक है, अब 0 से 7 तक जिसकी पीएच वैल्यू आ गई वो होती है एसिटिक। एसिटिक मतलब उसे बोलते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति है अम्लीय। उसकी प्रकृति है अम्लीय। और जब 7 से 14 के बीच में अगर पीएच वैल्यू आती है, पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है, तो उसे बोलते हैं वो बेस है। उसका नेचर कैसा है, तो वो है उसमें क्षारीय नेचर है, क्षारीय प्रकृति का वो घोल है या फिर वो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जब किसी घोल का या फिर किसी सॉल्यूशन का अगर पीएच मान 7 आता है तो वो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, वो होता है उदासीन। वो क्या होता है, तो वो उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही कंटेंट को रखते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो जो हमारी बनेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन क्या क्या होता है, फिर ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब तक आपने हमारे साथ समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।